सभी को नमस्कार। आज शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान की अपनी क्लास और प्रारंभ करते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र और प्रकृति से। जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो हमें एक शब्द से परिचित होना पड़ता है, वो शब्द है राजनीति। देखिए, अभी अपने चर्चा की थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह दो मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय है। एक तो ये कि वो जिज्ञासु है और दूसरा वह विवेकशील है। अपने जिज्ञासु स्वभाव और विवेकशील योग्यता की वजह से उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान के दम पर उसने इस संस्कृति को इतना विकसित कर लिया है और ज्ञान का भंडार भी वो बढ़ाता गया है। आदिम अवस्था से, जब मनुष्य जानवरों की तरह रहता था, उस अवस्था से निकलकर आज 21वीं सदी की जो हम सभ्यता और संस्कृति देखते हैं, उस सभ्यता और संस्कृति में पहुंचने में लाखों वर्ष लग गए हैं। लेकिन इस सफर को तय करने में मनुष्य ने बहुत सा ज्ञान भी प्राप्त किया है। ज्ञान का भंडार उसने इकट्ठा कर लिया है और मैं कहूँ कि अगर उस भंडार को किताबों में लिखा हुआ ही है, तो एक ट्रक दो ट्रक की तो बात ही नहीं हो सकती भी उन किताबों की। कितनी किताबें हो सकती है? मुझे लगता है कोई पहाड़ लग जाएगा। मतलब मनुष्य ने अपने जिज्ञासु स्वभाव और विवेकशील योग्यता के दम पर सभ्यता और संस्कृति के इस सफर में ज्ञान का एक पहाड़ खड़ा कर लिया है, ज्ञान का भंडार खड़ा कर लिया है। और मनुष्य अपनी जिंदगी में उस ज्ञान को एक बार में नहीं पढ़ सकता, उसका अध्ययन नहीं कर सकता। हम चाहें कि सारे विषय पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, तो जितने विषय हैं उन विषयों को पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमें तो वही पढ़ाया जाता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। विद्वानों ने इस पूरे ज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया है इतने हजारों सालों के सफर में, उसे अपनी अगली पीढ़ी को तो देना है ना, पढ़ाना है उनको। अगर अगली आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं देंगे तो वो कैसे अपने समाज को चला पाएंगे? तो उनको पढ़ाने के लिए और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने पूरे ज्ञान को दो भागों में बांट दिया है। पहले तो एक मैं बात बता दूं कि जितना ज्ञान है, जितने भी तथ्य है, वो सब विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। अपने कक्षा 11 में कोई सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो अपने कहते हैं कि तेरे पास क्या सब्जेक्ट है, तो अपने कह देते हैं, एक कहता है साइंस है, मतलब विज्ञान वर्ग है, और दूसरा क्या कहता है, मेरे पास तो आर्ट्स है। तो जो आर्ट्स है वो भी एक विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ वो नहीं है जो हम सामान्यतः समझते हैं। हम समझते हैं प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग करते हैं वो ही विज्ञान है। नहीं, सारा ज्ञान जिसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए वो विज्ञान है। तो मनुष्य का जितना भी ज्ञान है वो विज्ञान है। और इस विज्ञान को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान। और नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जो वस्तुएं प्रकृति ने बनाई है उनका अध्ययन किया जाता है और इसकी आगे अनेक शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान। गणित जो है वो है तो एक विज्ञान ही। जब कक्षा 11 में जब संकाय विभाजन होता है तो वो आर्ट्स के स्ट्रीम में भी ली जा सकती है और साइंस स्ट्रीम में भी ली जा सकती है। तो मुख्य ये होती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पदार्थ की भौतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान में पदार्थ की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, और जीव विज्ञान में जीवों के शरीर का अध्ययन किया जाता है। जीव कैसे, जीव का जो शरीर है उसकी बनावट कैसी है, जीव कैसे सांस लेता है, कैसे भोजन करता है, कैसे जनन करता है, जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना क्या है, उनकी कौन सी बीमारियां हो सकती है, वो सब जीव विज्ञान में होता है।
हालांकि आगे जीव विज्ञान में भी और शाखाएं बढ़ती जाती है। अब दूसरा कौन सा है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य है अध्ययन की वह शाखा जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन। समूह में मनुष्य रहता है तो समाज बन गया ना, व्यक्ति समूह में रहता है, समाज वो समाज है। वैसे समाज की परिभाषा क्या है कि मनुष्य जब अन्य मनुष्यों के साथ रहता है तो वो उनके साथ संबंध स्थापित करता है। किसी का वो भाई है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है ना, किसी का पति है, औरत है तो वो पत्नी है, किसी की माँ है, पड़ोसी का भी संबंध है, मालिक और नौकर का भी संबंध है। समाज में अनेक संबंध होते हैं ना, तो इन संबंधों के जाल को समाज कहते हैं, इन संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। और समाज में मनुष्य अनेकों गतिविधियां करता है। समाज में मनुष्य अनेकों गतिविधियां करता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो वो भोजन जुटाने के लिए कोई काम करता है, भोजन जुटाने के लिए वो कोई काम करता है, कोई भी काम कर सकता है। भोजन के लिए धन चाहिए, और धन प्राप्त करने के लिए जो भी गतिविधियां करता है वो उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं। समाज के संचालन के लिए वो जो संबंध स्थापित करता है वो सामाजिक गतिविधियां हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनेक पहलू है, उसका भूतकाल भी है ना, बीती हुई घटनाएं भी है समाज की। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे किसी सामाजिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। सॉरी, राजनीतिक संगठन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। तो इन सब पहलुओं का अलग अलग विषयों में अध्ययन किया जाता है। जैसे बात करें तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों का अर्थ है मनुष्य धन कमाने के लिए जो भी वैध गतिविधियां करता है वो आर्थिक गतिविधियां हैं। वैध शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, मतलब कानून सम्मत गतिविधियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोरी चकारी कर लेके दे जी मैं तो धन कमा रहा हूं, काम कर रहा हूं ना, है ना, वो वैध गतिविधियां नहीं है। तो मनुष्य धन कमाने के लिए जो भी वैध कार्य करता है, वैध गतिविधियां करता है, वो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। ये मनुष्य के समाज का आर्थिक पहलू है। इसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो कौन सा विषय होता है? अर्थशास्त्र। मानव समाज का एक अतीत भी है। अतीत मतलब भूतकाल। आज ही तो समाज पैदा हुआ नहीं है। आज जिस अवस्था में समाज है उसको विकसित होने में हजारों साल लग गए। तो हजारों सालों का घटनाक्रम है ना मानव समाज का, तो उसका भी अध्ययन करता है मानव। क्योंकि इतिहास का अध्ययन करके हम इतिहास से घटी घटनाओं से कुछ सीख सकते हैं। तो इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की घटनाएं। भूगोल में ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भू किसे कहते हैं? पृथ्वी को। तो इसमें पृथ्वी और उसकी ऊपर की सतह की जो संरचनाएं हैं, जैसे महाद्वीप है, महासागर है, सागर है, द्वीप है, पर्वतमालाएं हैं और नदी घाटियां हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन, इन सब का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। अब बात आती है राजनीति विज्ञान की। हमने देखा कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। आप अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दे सकते हैं ना, आपसे पूछे अर्थशास्त्र क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि वह विषय जिसमें मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर पूछा जाए कि इतिहास क्या है तो आप कहेंगे वह विषय जिसमें मानव समाज की भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? इतिहास है। कोई पूछ ले तो राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान क्या है बताओ? आप कहेंगे राजनीति विज्ञान तो राजनीति विज्ञान है। तो इसकी एक सरल सी परिभाषा हो सकती है क्या? कि वह विषय है जिसमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है।
किसका? राजनीति का। वह विषय जिसमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न था राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान क्या है? आपने प्रश्न किया कि राजनीति विज्ञान क्या है। मैंने जवाब दिया कि वह विषय जिसमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है, वह विषय जिसमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तब आप नया प्रश्न फेंक देंगे कि सर राजनीति क्या है ना? यही पूछने वाले थे ना कि राजनीति क्या है। नया प्रश्न हो गया, राजनीति क्या होती है। तो फिर जब आपने चर्चा की थी ना भाई अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर था कि आर्थिक गतिविधियां कौन सी है? धन कमाने के लिए व्यक्ति जो भी सही काम करता है वो आर्थिक गतिविधियां हैं। अतीत की घटनाओं का मतलब क्या है? आज से पहले जो भी घटनाएं घटित होगी वो सब अतीत की घटनाएं हैं। इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न है कि राजनीति क्या है। आज की क्लास में हम राजनीति शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। आपने लोगों को राजनीति के बारे में बातें करते सुना होगा, सुना है? सुना है तो आपने क्या अर्थ लगाया है? भाई आपने लोगों से राजनीति के बारे में बात करते अगर सुना है तो उससे कोई अर्थ तो समझ में आया होगा ना भी राजनीति ये चीज होती है। राजनीति का जवाब, अर्थ का जवाब देना या राजनीति का अर्थ बताना, राजनीति शब्द का अर्थ बताना सरल नहीं है। इसकी परिभाषा कठिन है। अलग अलग लोग राजनीति का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसे नेताओं से पूछो कि राजनीति क्या होती है तो वो कहते हैं जी ये तो एक जन सेवा है। क्या है? जन सेवा। और वो कहते हैं हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप उनसे पूछो भी आप राजनीति क्यों करते हैं और कोई काम क्यों नहीं करते? कि जी मन में एक अभिलाषा है कि जनता की सेवा करें। पीछे चुनाव हुए भी थे और अब चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं। जब नेता आपसे वोट मांगने आएंगे तब आपको क्या कहेंगे या मतदाताओं से क्या कहेंगे कि आपके बीच में मैं इसलिए आया हूं कि आप मुझे सेवा करने का मौका दें। क्या? सेवा करने का मौका दें। वो सेवा करना चाहते हैं ना हमारी नेता लोग। तो सेवा राजनीति में आके पद प्राप्त करने से ही सेवा होती है क्या? सेवा तो कहीं भी जाके गरीबों का भला कर दो, खाना खिला दो, या मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, चर्च में जाके साफ सफाई कर दो, मोहल्लों की सफाई कर दो, गलियां गंदी पड़ी है उनकी सफाई कर दो, भी सेवा हो जाएगी ना। लेकिन कहते क्या है? हम तो लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। वो हंस रही है। मैं आपका नहीं कह रहा, सारे नेताओं का कह रहा हूं मैं। तो नेताओं की नजर में राजनीति एक सेवा है। पीछे एक राज्य में, मैं नाम नहीं लूंगा, क्लास में नाम लेना ठीक नहीं है, एक राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। एक नेताजी चुनाव लड़ने खड़े हो गए। उनकी उम्र पता है कितनी थी? 10 साल। और उनको जब भाषण देने के लिए मंच पर लेके आए उसके उनके परिजन, तो उन्होंने कांपते हुए कहा एक बार सेवा का मौका और दे। है ना? 95 साल की उम्र, 5-6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पांव कब्र में लटके हुए हैं और कह रहे हैं एक बार सेवा का मौका और दें। वो नेताजी जनता की सेवा करना चाहते थे जिनको 4 जने पकड़कर माइक तक लेके आए थे। तो उनके विरोधियों ने क्या कहा पता है? कि जनता को इनकी सेवा की जरूरत नहीं है, अब इनको सेवा की खुद को जरूरत है। इनके बेटों को कहो कि इन नेताजी को संभाले और इनकी सेवा करे, है ना? और वो नेताजी कुछ ही दिनों बाद में चल बसे। वो भी कह रहे थे मुझे सेवा का मौका दो। कहने का तात्पर्य ये है कि नेता लोग राजनीति को सेवा बताते हैं। तो क्या आम आदमी भी राजनीति को सेवा बताते हैं? आम आदमी के नजर में ये राजनीति है, सेवा नहीं है। ये क्या है? ये नेताओं को मिलने वाला मेवा है। मेवा, मेवा मतलब फल, नेताओं को मिलने वाला मेवा है। आम आदमी यही सोचता है कि देखो राजनीति में आके नेता है वो मजे करता है। ये नकारात्मक सोच है आम आदमी की।
या ज्यादा से ज्यादा आम आदमी क्या सोचता है कि राजनीति में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का काम है और दूसरे लोगों से, समाज की दूसरी गतिविधियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, या इसे हम दलीय राजनीति से जोड़ देते हैं। तो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक, एलन बॉल नाम के विचारक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और शासन, आधुनिक राजनीति और शासन, ये 1988 में लिखी गई थी, में कहा है कि राजनीति की आम धारणा से दो संकेत मिलते हैं। राजनीति की आम धारणा से दो संकेत मिलते हैं। क्या? एक तो यह सिर्फ सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, मामलों से संबंधित है, या इसका संबंध सार्वजनिक सरोकार है, जिसमें सांसद, मंत्री और सरकार ही काम शामिल होती है। आम आदमी संसद, मंत्री और सरकार के कार्यों को ही राजनीति मानता है। और नंबर दो, वो क्या संकेत देता है कि यह दलीय राजनीति है। मतलब नेता लोग जो चालबाजियां करता है चुनाव जीतने के लिए, वो राजनीति है। मतलब आम आदमी की धारणा में राजनीति एक संकुचित धारणा है। राजनीति एक संकुचित, संकुचित शब्द का अर्थ क्या होता है? सिकुड़ा हुआ। संकुचित धारणा है, इसका दायरा सीमित है। दायरा सीमित का मतलब इसका संबंध सिर्फ मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से ही है, और इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी कम है। आम आदमी राजनीति के बारे में एक संकुचित धारणा रखता है, जबकि यह एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति के बारे में आम आदमी के विचारों को हम देखें तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकलते हैं? आम आदमी की धारणा, आम आदमी की धारणा के अनुसार आम आदमी की राजनीति के प्रति धारणा के अनुसार यह एक संकुचित धारणा है। नंबर दो, इसका दायरा सीमित है। नंबर तीन, इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या भी सीमित होती है, सीमित होती है। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि राजनीति को धूर्तों का आश्रय स्थल कहा जाता है। धूर्त मतलब चालाक और बेईमान, धूर्तों का आश्रय स्थल कहा जाता है। राजनीति को धूर्तों का आश्रय स्थल कहा जाता है। इसलिए योग्य, विद्वान और न्यायाधीश लोगों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
योग्य, विद्वान और न्यायाधीश लोगों से राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मतलब कहने आम आदमी क्या कहता है कि नहीं, तू राजनीति में मत पड़ना, है ना, ये खराब चीज है, ये गंदी चीज है। अर्नेस्ट बेन नाम का एक राजनीति शास्त्री हुआ है। कौन है? अर्नेस्ट बेन। ये साफ कर दे, अर्नेस्ट बेन। अर्नेस्ट बेन, इन्होंने राजनीति पर व्यंग्य कसते हुए कहा है कि राजनीति में पहले तो समस्याओं को ढूंढा जाता है, पहले तो समस्याओं को ढूंढा जाता है, फिर वहां जहां वो नहीं है वहां लाके पटका जाता है, फिर समस्या का गलत निदान किया जाता है और फिर समस्या का गलत उपचार किया जाता है। मतलब आम आदमी की धारणा में राजनीति एक गंदी चीज है, खराब चीज है, एक घृणित कृत्य है, इसलिए शरीफ लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। क्या शरीफ लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो हम एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे? कर लेंगे क्या? मान लो हमें सरपंच का ही चुनाव करना है और सरपंच के चुनाव में अच्छे अच्छे लोग तो दूर हो गए राजनीति से, तो बच्चे कौन है? जो खराब लोग हैं उनमें से चुनना पड़ेगा ना। दूसरा उदाहरण मैं दूं, क्रिकेट की टीम का चुनाव करना है, जो बढ़िया खिलाड़ी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और रवि वो अश्विन है, जडेजा है, पांड्या है, ये लोग अपने आप को चयन प्रक्रिया से दूर कर लेंगे कि वो कहते हैं हम तो नहीं खेलेंगे, तो बाद में किसकी बारी आएगी क्रिकेट में सिलेक्ट होने की? अपनी बारी आ जाएगी ना। भी अच्छे खिलाड़ी दूर हो जाएंगे तो अपने जैसे जो बेकार खिलाड़ी है उनकी बारी आएगी। तो राजनीति से दूर रहने की सलाह ठीक नहीं है। और इस संबंध में प्रसिद्ध यूनानी विचारक प्लेटो ने कहा है। किसने? प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि राजनीति से दूर रहने का आपको दंड मिलता है, राजनीति से दूर रहने का आपको दंड मिलता है। वो दंड क्या है कि आपसे हीन लोग आप पर शासन करेंगे, आपसे हीन लोग आप पर शासन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति की आम धारणा ने भ्रांतियां ही फैलाई है, राजनीति शब्द का हमें सही अर्थ नहीं बताया है। तो राजनीति शब्द का सही अर्थ कैसे प्राप्त होगा? राजनीति शब्द के सही अर्थ को प्राप्त करने के लिए आगे चलते हम। इसकी दूसरी धारणा प्रचलित जो थी उसे हम कहते हैं चिरसम्मत धारणा, चिरसम्मत या परंपरागत धारणा, परंपरागत धारणा। राजनीति की चिरसम्मत या परंपरागत धारणा हमें राजनीति का सही अर्थ तो बिल्कुल सही अर्थ तो नहीं बता पाती है, लेकिन राजनीति का सही अर्थ जानने का एक रास्ता जरूर दिखा देती है। इस धारणा के अनुसार राजनीति शब्द है वो अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है, पॉलिटिक्स, उसका हिंदी रूपांतरण है। किसका? पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और पॉलिटिक्स शब्द, पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है। और इस पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य, नगर राज्य। प्राचीन यूनान में आज से 2000 साल पहले या ईसा से 200-300 साल पहले प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर हुआ करते थे और उन नगरों की
थोड़ी थोड़ी जनसंख्या होती थी, तो वहां के जो नागरिक थे वो खुद शासन व्यवस्था में भाग लेते थे और अपना शासन खुद चलाते थे। तो उनकी इस गतिविधि को राजनीति नाम दिया गया या पॉलिटिक्स नाम दिया गया। उनकी इस गतिविधि को राजनीति या पॉलिटिक्स नाम दिया गया और नगर राज्य के अध्ययन को विषय का नाम दिया गया पॉलिटिक्स। समझ में आया? राजनीति शब्द अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है और पॉलिटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर थे, वहां के नागरिक खुद शासन व्यवस्था में भाग लेते थे और अपना शासन खुद चलाते थे। उनकी गतिविधि को पॉलिटिक्स कहा गया और नगर राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी या नगर राज्यों का जो अध्ययन था वो पॉलिटिक्स विषय में शामिल किया गया। आज की तरह पहले अलग अलग विषयों का विकास नहीं हुआ था। उस समय के यूनान में सभी विषयों का अध्ययन है वो पॉलिटिक्स विषय में ही होता था, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो मानव शास्त्र हो, यहां तक कि चिकित्सा शास्त्र और आज का जो जीव विज्ञान है उन सब का भी पॉलिटिक्स विषय में ही अध्ययन किया जाता था। और अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स रखा। क्या? पॉलिटिक्स। अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स। और यूनानी विचारकों ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए हुई है और सदजीवन की प्राप्ति के लिए राज्य बना हुआ है। राज्य मतलब सरकार से कह सकते हैं, राज्य की विस्तार से परिभाषा बाद में कहेंगे। ये जो राजनीतिक संगठन है जिसका एक हिस्सा सरकार है उसे हम राज्य कह सकते हैं। तो यूनानी विचारकों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य जीवन को चलाने के लिए हुई है और सदजीवन की प्राप्ति के लिए ये बना हुआ है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। जो मनुष्य बिना समाज के रह सकता है या तो वो जानवर है या देवता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी विचारकों के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए जो जो क्रियाएं करता था, जिन जिन कानूनों का निर्माण करता था, जिन जिन संस्थाओं का निर्माण करता था, वो सब पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, वो सब राजनीति का हिस्सा थे। सारी गतिविधियों को राजनीति में शामिल कर लिया जाता था। राजनीति में न केवल मनुष्य के कर्तव्यों को शामिल किया गया था बल्कि अन्य अनेक सामाजिक संबंधों को भी राजनीति में शामिल कर लिया गया था। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो मालिक और दास का संबंध हो। प्राचीन यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी। गुलाम, दास जिसे गुलाम कह सकते हैं, मालिक और दास का गुलाम वो संबंध हो, या शासक और नागरिक का संबंध हो, इन सब को राजनीति में शामिल कर लिया गया। यहां तक कि खाना पीना। कल अपने राजनीति का अर्थ के जानने के प्रयास में अपने पढ़ा था राजनीति की आम आदमी की धारणा और राजनीति की परंपरागत धारणा। राजनीति की परंपरागत धारणा के अनुसार समाज के सभी संबंध है वो राजनीति में समा जाते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे
पति और पत्नी का संबंध हो, चाहे मालिक और नौकर का संबंध हो, और चाहे वो शासक और नागरिक का संबंध हो। समाज की सभी गतिविधियां राजनीति में शामिल की जाती थी। यहां तक कि पूजा पाठ, परंपराएं, खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा और सैनिक संगठन, ये सभी राजनीति के अंतर्गत ही आते थे। अरस्तु ने कहा है कि समाज में सब प्रकार की सत्ताएं समान नहीं होती। जैसे पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, पति की अपनी पत्नी पर जो सत्ता है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार है, क्योंकि प्रकृति ने पत्नी को पति से कमजोर बनाया है। लेकिन नागरिक और शासक की जो सत्ता है वो इनसे भिन्न है, क्योंकि नागरिक और शासक दोनों समान हैं। इसी प्रकार मालिक की दास पर सत्ता है, वो निरंकुश है, लेकिन शासक है वो अपने नागरिकों पर निरंकुश नहीं होता। तो इस प्रकार अरस्तु ने समाज की विभिन्न जो सत्ताएं हैं उनमें अंतर किया है। अब यहाँ एक बात गौर करने की है कि परंपरागत धारणा के अनुसार हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं राजनीति का। इसका दायरा व्यापक है, इसका दायरा व्यापक है। इसमें समाज की सभी गतिविधियां शामिल है। इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम है। इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम है। समाज की अन्य सत्ताएं राज्य की सत्ता से भिन्न है, राज्य की सत्ता से भिन्न है। परंपरागत धारणा की मुख्य विशेषताएं ये है। अगला पॉइंट है, इस धारणा का मुख्य सरोकार राज्य से। इसमें राज्य का स्वरूप और लक्षण का अध्ययन किया जाता है, लक्षण का अध्ययन किया जाता है। और सातवां, राज्य कैसा होना चाहिए पर विचार किया जाता है। राज्य कैसा होना चाहिए। परंपरागत धारणा के अनुसार राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि इसका दायरा व्यापक है, इसमें समाज की सभी गतिविधियां शामिल है और इसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या कम है। समाज की अन्य सत्ताएं राज्य की सत्ता से भिन्न है। इस धारणा का मुख्य सरोकार राज्य से है। इसमें राज्य का स्वरूप और लक्षण का अध्ययन किया जाता है। राज्य कैसा होना चाहिए पर विचार किया जाता है। ये राजनीति की परंपरागत धारणा है। और राजनीति की दो धारणाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। एक है राजनीति की आम आदमी की धारणा और एक है राजनीति की परंपरागत धारणा। आज के लिए बस इतना है। पहले